आज की कहानी एक महत्वाकांक्षी औरत की है जिसने सत्ता के लालच में अपनी जान गंवा दी। उसने सत्ता और पावर की भूख में कुछ ऐसे लोगों के गिरेबान पर हाथ डाल दिया जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे, खुद सत्ता पर काबिज थे। ये कहानी देश की राजनीति और सफेद पोशों की काली कारनामों का भांडाफोड़ करेगी। आज की ये कहानी साल 2011 में राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली बेहद चर्चित हत्याकांड भावरी देवी हत्याकांड पर आधारित है। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। भावरी देवी का जन्म राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। भौरी के माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे। पैसों की कमी के कारण भौरी के माँ को एक ही साथ अपनी 3 बेटियों की शादी करनी पड़ी। भौरी देवी भी उनमें से एक थी। उस समय भौरी की उम्र मात्र 12 साल थी। भौरी के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसीलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी भौरी की माँ पर आ गई। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक एक करके अपनी बेटियों की शादी कर पाती, इसीलिए उन्होंने 2 बड़ी बहनों के साथ भौरी की भी शादी कर दी। भौरी ने अपने घर पर ही रहकर एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे उसके पति अमरचंद के पास भेज दिया गया। जोधपुर जिले का बोरुंदा गांव भौरी देवी का ससुराल था। भौरी का पति अमरचंद एक ड्राइवर था जिसे शराब पीने की भयंकर लत थी। भौरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भौरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी। भौरी की पोस्टिंग जैसलमेर में थी और जैसलमेर उसके ससुराल से बहुत दूर था। भौरी ने ये नौकरी जरूर कर ली थी, पर उसकी चाहत तो कुछ और ही थी। वो ऊंचे ख्वाब देखती थी और उन ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती थी। इसीलिए उसने राजस्थानी फिल्मों और लोकल राजस्थानी म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। वो नर्स की ड्यूटी छोड़कर हीरोइन बनने की ख्वाब को पूरी करने के लिए शूटिंग पर जाने लगी। लेकिन भौरी देवी जानती थी कि इस तरह वह बार-बार अपनी ड्यूटी से गायब रहकर ज्यादा दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकती। तो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए वो कई जाने माने नेताओं से जान पहचान बनाने लगी, जिसकी वो एक कीमत भी अदा करती थी। भौरी देवी के साथ करीबी संबंध रखने वाले इन नेताओं में एक बड़ा नाम था तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का। मलखान सिंह बिश्नोई उस समय लूनी से विधायक थे। भौरी देवी का बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को रास नहीं आया। किसी ने भौरी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत कर दी कि नर्स भौरी अपने काम से हमेशा गायब रहती है, अस्पताल नहीं आती है। जांच में ये बात सही भी पाई गई। फिर कलेक्टर ने भौरी को निलंबित कर दिया। भौरी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भौरी इन्हीं बुरे दिनों के लिए तो मलखान सिंह को कीमत चुकाती थी। तो भौरी की इस विपत्ति ने मलखान सिंह भी अपनी फर्ज से पीछे नहीं हटा। वो भौरी देवी को लेकर गए राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता परशुराम मदिरना के बेटे महिपाल मदिरना के पास। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे।
और महिपाल मदिरना कैबिनेट मंत्री थे। उस समय महिपाल मदिरना के हाथ में जल संसाधन मंत्रालय था, और जिस नेता के हाथ में इतना बड़ा मंत्रालय हो, इतनी पावर हो, उसके लिए भौरी का निलंबन रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर बस आंखें चलकर भौरी को उन्हें भी इस एहसान की कीमत अदा करनी पड़ती, और उसने की भी। भौरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई, साथ में उसका तबादला मन मुताबिक उसके ससुराल के नजदीक एक अस्पताल में करा दिया गया। इस घटना के बाद से रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना भौरी देवी और महिपाल मदिरना एक दूसरे की बेहद करीब आ गए। इन अवैध रिश्तों के बीच भौरी देवी एक बेटे और दो बेटियों की मां थी। बहुत कम समय में ही भौरी देवी ने बहुत ज्यादा संपत्ति भी कमा ली, कई घर और कार खरीद लिए। ऐसा कहा जाता है कि भौरी हर साल लाखों के गहने खरीदती थी। ये घर, कार, कपड़े, लाखों के गहने, ये सब एक नर्स अपने पगार से तो कभी नहीं खरीद सकती थी। एक नर्स कुछ मामूली पैसों से ये शानदार लाइफस्टाइल कभी नहीं जी सकती थी। धीरे धीरे भौरी देवी की इच्छाएं बढ़ने लगी, उसका लालच उसके सिर पर नाचने लगा। वो समय के साथ और महत्वाकांक्षी हो गई। अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक खतरनाक राह पर चल पड़ी। उसने शॉर्टकट अपनाया। वो भोपालगढ़ सीट से आगामी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए महिपाल मदिरना और मलखान सिंह बिश्नोई से टिकट की मांग करने लगी, पर दोनों नेताओं द्वारा उसे टिकट की जगह केवल झूठी दिलासा ही दी गई। भौरी को यह बात चुभ गई। जल्दी ही उसका महिपाल मदिरना और मलखान सिंह बिश्नोई से मोह भंग हो गया। फिर उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इस बीच इस खतरनाक खेल में भौरी देवी के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था। खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई थी। इंदिरा बिश्नोई बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर थी। इंदिरा अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई और भौरी के बीच किस तरह के संबंध हैं, पर इंदिरा को भाई मलखान और भौरी के संबंधों से थोड़ी भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि इंदिरा तो भौरी को भाभी कहकर बुलाती थी। अब यूं भौरी को भाभी कहकर बुलाना और उससे जुड़ना इंदिरा की अपने लाभ और अपने स्वार्थ को जाहिर करता था। साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो इंदिरा बिश्नोई अपने भाई मलखान सिंह को मंत्री बनते देखना चाहती थी, और ये तभी संभव हो पाता जब महिपाल मदिरना मंत्री पद त्याग देते। पर महिपाल मदिरना कभी ये सपने में भी नहीं करते। इसी अरमान को पूरा करने के लिए इंदिरा ने भौरी को अपना मोहरा बनाया। वो भौरी को महिपाल मदिरना के खिलाफ भड़काने लगी। उसने भौरी से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा बिश्नोई के कहने पर ही भौरी ने चोरी से अपने साथ महिपाल मदिरना की अंत बिना कपड़ों की या फिर उनके इंटीमेट पलों की 52 मिनट की एक लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसे उसने एक सीडी में सुरक्षित कर लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भौरी वो सीडी उसके हाथ में दे दे,
पर भौरी ने ऐसा नहीं किया। भौरी देवी इतने दिनों में राजनीति के दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। वह जान चुकी थी कि इंदिरा, मलखान और महिपाल मदिरना जैसे लोगों के लिए वो एक मोहरा भर है। काम खत्म होने के बाद वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वो उस 52 मिनट की वीडियो सीडी की कीमत अच्छी तरह से जानती थी। इसके बाद भौरी ने महिपाल मदिरना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सीडी के बदले महिपाल मदिरना से लाखों रुपए की मांग करने लगी। भौरी ये कतई नहीं चाहती थी कि महिपाल मदिरना वाली सीडी बाहर आ जाए। अगर सीडी बाहर आ जाती तो फिर उसे कुछ नहीं मिल पाता, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। यानी जब तक सीडी छुपी हुई थी तब तक वो अपनी सारी मांगे मनवा सकती थी और पूरी करवा सकती थी। इतना ही नहीं, भौरी ने इंदिरा बिश्नोई के प्लान के उलट इस सीडी कांड में उसके भाई मलखान सिंह को भी घसीट लिया। उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह की भी वीडियो सीडी है। हालांकि उसके पास मलखान सिंह की कोई भी वीडियो सीडी नहीं थी। भौरी ने तो केवल मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया था, पर मलखान सिंह भौरी के इस दावे से डर जरूर गया थे। भौरी का मलखान सिंह के साथ एक लंबे समय तक अवैध संबंध रहा था। भौरी ने यह दावा किया कि उसकी सबसे छोटी बेटी का बाप उसका पति अमरचंद नहीं बल्कि विधायक मलखान सिंह है। इस बात को सही साबित करने के लिए भौरी देवी डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई। उसने मलखान सिंह को धमकी देते हुए कहा कि वो इस नाजायज औलाद वाली बात को एक सभा में सार्वजनिक कर देगी। अगर मलखान सिंह एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उसकी छोटी बेटी को 20 किलो सोने का गहना और उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए देते हैं तो वो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेगी। मंत्री महिपाल मदिरना और मलखान सिंह को अपना राजनीतिक कैरियर बचाना था, इसीलिए उन्होंने तुरंत भौरी देवी से किनारा कर लिया। भौरी देवी से बातचीत बंद कर दी, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अब अपनी दावों और धमकियों को इस तरह बेअसर होते देख भौरी देवी बौखला गई। भौरी देवी गुस्से में महिपाल मदिरना के जयपुर आवास पहुंच गई। वो जबरदस्ती उसके घर में घुस के हंगामा करने लगी। भौरी के इस हंगामे के जवाब में उसके साथ मारपीट की गई और उसे महिपाल मदिरना के आवास से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद भौरी देवी एक चोट खाई शेरनी बन चुकी थी। जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचती है, जहां उसने बताया कि उसके पास विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदिरना से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सीडी है जो राजस्थान सरकार को 3 दिनों में गिरा सकती है। डेक्कन हेराल्ड के रिपोर्ट के अनुसार भौरी ने बड़ी होशियारी से वीडियो सीडी के अंतरंग पलों के कुछ हिस्सों की तस्वीरें लोकल न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर में लीक करा दिया। उसने डायरेक्टली किसी नेता या मंत्री का नाम तो नहीं लिया, पर इतना पर्याप्त सुराग जरूर दे दिया कि ये तस्वीरें महिपाल मदिरना की हैं। अगले दिन मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने लगी। भौरी देवी ने जो ये तूफान लाया था
उस तूफान ने महिपाल, मदिरना और मलखान सिंह को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। भौरी से दूरी बना चुके दोनों नेताओं ने एक बार फिर से भौरी से संपर्क किया। तीनों के बीच एक डील हुई। डील थी कि भौरी उन्हें सीडी सौंप देगी और सीडी के बदले वो भौरी को 50 लाख रुपए दे देंगे। महिपाल, मदिरना ने इन 50 लाख रुपयों में से 2.5 लाख रुपए भौरी को एडवांस में दे दिए। महिपाल, मदिरना ने भौरी से ये वादा किया कि वो 2011 की सितंबर महीने में ही उसे बाकी बचा अमाउंट भी दे देंगे। इस डील से भौरी देवी संतुष्ट थी। एक बार फिर से तीनों के बीच कोई करवाहट, कोई नाराजगी नहीं थी। भौरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। उसके इस एक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जोधपुर के सर्किट हाउस में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उस समय भौरी देवी के पास एक मारुति स्विफ्ट कार थी, जिसे उसने 2011 के अगस्त महीने में अपने एक बेहद करीबी शख्स सोहन लाल बिश्नोई को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया। सोहन लाल ने एडवांस मनी के रूप में भौरी को 50,000 रुपए पहले ही दे दिए। सोहन लाल पेशे से ठेकेदार था और वो विधायक मलखान सिंह की बुआ का लड़का था। और तो और सोहन लाल मंत्री महिपाल, मदिरना का भी बहुत करीबी था। साल 2011 के सितंबर महीने की पहली तारीख आई। सोहन लाल बिश्नोई ने 1 सितंबर को भौरी देवी को फोन करके बताया कि वो मारुति स्विफ्ट की बकाया राशि देना चाहता है। साथ ही उसने भौरी से कहा कि 1 सितंबर को ही उसे महिपाल, मदिरना के एक आदमी राजू भाई द्वारा सीडी की बकाई राशि भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले राजू भाई वो सीडी देखेंगे। अगर सीडी सही निकली तब वो उसे बकाया राशि दे देंगे। सोहन लाल ने उसे राजू भाई से मिलने के लिए बिलारा बुलाया। 1 सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे भौरी देवी सीडी के साथ अपने घर से बिलारा के लिए निकल गई। बिलारा में उसे सोहन लाल बिश्नोई मिला। सोहन लाल ने भौरी को महिंद्रा बोलेरो में अपने साथ बिठा लिया। उसने भौरी को बोलेरो में बैठे एक शख्स से मिलवाया जिसका नाम राजू भाई था। भौरी को वो सीडी राजू भाई को देनी थी, जिसके बदले वो बकाया रुपए भौरी को दे देता। पर भौरी देवी जो लाखों रुपए के मिलने का सपना लेकर सोहन लाल और राजू भाई के पास बिलारा आई थी, वो महज महिपाल, मदिरना और मलखान सिंह की लिखी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा मात्र था, एक हिस्सा निमित्त। सोहन लाल का भौरी को कार के बचे पैसे देने के लिए बिलारा बुलाना और महिपाल, मदिरना का भी सीडी के बदले 50 लाख की डील करना, ये सब स्क्रिप्टेड था। भौरी देवी महिपाल, मदिरना और मलखान सिंह के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, जो आगे चलकर उनकी राजनीतिक कैरियर का बंटाधार कर देती। इसीलिए भौरी देवी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके सामने पहले चारा फेंका गया और फिर लाखों का सपना दिखाकर उसे जाल में फंसा लिया गया। भौरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस शख्स को वो राजू भाई समझ रही थी,
महिपाल मदिरना का अमीर दोस्त समझ रही थी। वो शख्स कोई आम शख्स नहीं, बल्कि राजस्थान का एक मशहूर अपराधी था और उसका असली नाम शहाबुद्दीन था, जिसे भौरी देवी से किसी भी कीमत पर सीडी निकालने का काम दिया गया था। उस बोलेरो गाड़ी में एक सीडी प्लेयर था। सड़क पर तेज गति से दौड़ती उस बोलेरो में भौरी देवी और महिपाल मदिरना की 52 मिनट की वो सीडी चलाई गई। राजू भाई यानी शहाबुद्दीन ने चलती गाड़ी में ही 52 मिनट की वो पूरी सीडी देख डाली। वो सीडी महिपाल मदिरना और भौरी देवी की अंतरंग रिश्तों की कहानी बयां कर रही थी। उस बोलेरो गाड़ी के पीछे पीछे एक मारुति स्विफ्ट कार भी चल रही थी, जिसमें राजू भाई का एक भरोसेमंद साथी बलदेव बैठा था। सोहनलाल और शहाबुद्दीन बोलेरो में भौरी को घंटों इधर उधर घुमाते रहे। ऐसे करते करते काफी शाम हो गई। भौरी अब घबराने लगी। वो राजू भाई से अपने पैसे लेकर घर जाने की जिद करने लगी, पर सोहनलाल और राजू भाई ये यानी शहाबुद्दीन की मंशा तो कुछ और ही थी। उन्होंने गाड़ी को भौरी के घर के रास्ते पर न ले जाकर किसी अनजान रास्ते की ओर मोड़ दिया, जिससे भौरी को ये शक हो गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो बोलेरो में मदद के लिए चीखने और चिल्लाने लगी और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। ये सब देखकर शहाबुद्दीन का साथी बलदेव मारुति स्विफ्ट से निकलकर बोलेरो में चला आया। अब तीनों मिलकर भौरी को जबरदस्ती चुप कराने लगे। शहाबुद्दीन, सोहनलाल और बलदेव ने मिलकर भौरी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया। और तो और भौरी देवी ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसके लिए उसे पैरों से नीचे दबाए रखा गया। इससे भौरी देवी का दम घुटने लगा और जल्दी ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। भौरी देवी को मरे देख तीनों की हालत खराब हो गई। उन तीनों को भौरी देवी को मारने का ऑर्डर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें तो भौरी को किसी व्यक्ति को जिंदा सौंपने का ऑर्डर मिला था। अब तो जो होना था वो हो गया। अब किसी तरह भौरी को ठिकाने लगाना था। यहां से एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की, जो इस खेल में बहुत पहले से ही शामिल थे। इनमें से एक किरदार था शहीराम। इसी शख्स ने महिपाल मदिरना और मलखान सिंह के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मंत्री महिपाल मदिरना ने शहीराम को भौरी से सीडी निकलवाने का काम दिया था। अमर उजाला के रिपोर्ट की माने तो शहीराम ने इस कहानी का मुख्य सूत्रधार था और उमेश राम नाम का एक शख्स शहीराम के इस काम में सहयोग कर रहा था। ये दोनों किरदार शहाबुद्दीन यानी राजू भाई और सोहनलाल को गाइड कर रहे थे कि कब क्या और कैसे करना है। सीडी की खबरें आने के बाद से 23 से 26 जुलाई के बीच महिपाल मदिरना और शहीराम के बीच करीब 21 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि सोहनलाल और मदिरना के बीच 31 बार बातचीत हुई। भौरी की मौत के बाद शहाबुद्दीन और सोहनलाल ने शहीराम से संपर्क किया। फिर शहीराम ने उन्हें भौरी की लाश के साथ जालौर जाने के लिए कहा। फिर सोहनलाल, शहाबुद्दीन और उसका साथी बलदेव भौरी की लाश लेकर जालोर पहुंचे। यहां उन्हें बिश्नाराम से मिलना था और भौरी को जिंदा उसके हवाले करना था, पर भौरी तो मर चुकी थी।
बिश्नाराम ने भौरी की लाश देखकर उसे लेने से मना कर दिया। जब बिश्नाराम ने लाश लेने से मना कर दिया, तब उसके पास किसी बड़े आदमी का फोन आता है। उससे कहा जाता है कि अगर वो लाश को सफलतापूर्वक ठिकाने लगा देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उस एसएसपी का तबादला भी करा दिया जाएगा जो उससे और उसके गिरोह को परेशान कर रहा था। उस समय बिश्नाराम पर अपहरण, वसूली और अन्य कई तरह के मामले पुलिस में दर्ज थे। बिश्नाराम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहनलाल और शहाबुद्दीन से भौरी की लाश ले ली। फिर अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ भौरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान इलाके की ओर चला गया। उस समय बिश्नाराम और उसके साथी स्कॉर्पियो से थे। उन्होंने जालौर के एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने एक गहरे गड्ढे में भौरी की लाश रखकर उसे जला दिया। जब लाश पूरी तरह से जल गई तो उन्होंने सावधानी से लाश के बचे अवशेषों को इकट्ठा करके पास के एक नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर 2011 के बाद से किसी ने भी भौरी देवी को नहीं देखा। भौरी के गायब होने के 12 दिन बाद यानी 13 सितंबर को अमरचंद अपने नजदीकी पुलिस थाने में अपनी पत्नी भौरी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी 1 सितंबर से ही गायब है और उसे शक है कि भौरी को गायब कराने में जल संसाधन मंत्री महिपाल मदिरना और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का हाथ है। अमरचंद ने पुलिस को यह भी बताया कि मंत्री महिपाल मदिरना हमेशा उसकी बीवी भौरी के पास फोन करते रहते थे। उसने मंत्री महिपाल मदिरना को इस तरह भौरी के पास बार बार फोन न करने के लिए मना भी किया था, पर वो नहीं माने और वे आगे भी भौरी को लगातार फोन करते रहे। ये खबर मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। राजस्थान की सियासत गरमाने लगी थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए। बात इसीलिए भी बढ़ गई क्योंकि इससे पहले भी भौरी का नाम महिपाल मदिरना और मलखान सिंह के साथ आ चुका था। सबको यही लगा कि भौरी देवी जिस सीडी को लीक करने का दावा कर रही थी, उस सीडी मामले को दबाने के लिए उसे गायब करा दिया गया। राजस्थान के लोगों और विरोधी पार्टियों का राज्य सरकार पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भारी दबाव पड़ने लगा क्योंकि मामला कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का था। आखिरकार 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को राजस्थान के एक अदालत ने सरकार को महिपाल मदिरना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदिरना को मंत्री पद से हटा दिया। फिर महिपाल मदिरना और मलखान सिंह को कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। 22 अक्टूबर 2011 को शहाबुद्दीन यानी राजू भाई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तो भौरी देवी मामले की गांठें एक एक करके खुलनी शुरू हो गई। सीबीआई ये जान चुकी थी कि भौरी देवी की किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, पर वो भौरी की हत्या को तभी साबित कर पाती जब उसे भौरी की लाश मिल जाती।
3 नवंबर 2011 को पहले सबूत के तौर पर सीबीआई को भौरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच हुई 4 मिनट की एक फोन रिकॉर्डिंग मिल गई। इस रिकॉर्डिंग में भौरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी के सौदे की बातचीत हो रही थी। इसके बाद वो वीडियो सीडी भी मीडिया चैनलों और अखबारों के पास पहुंच गई, जिसमें मंत्री महिपाल मदिरना भौरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस सीडी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। भौरी देवी जानती थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा सकती है, इसीलिए उसने सीडी की कई कॉपियां बना ली थी ताकि उसे कुछ भी हो तो महिपाल मदिरना बच ना पाए। इन्हीं में से एक सीडी को उसने अजमेर के एक बैंक लॉकर में छुपा के रखा था। बाद में सीबीआई ने उस बैंक लॉकर से वो सीडी जब्त कर ली। भौरी देवी अपहरण और हत्याकांड का सूत्रधार शही राम और उसका सहयोगी उमेश राम भी सीबीआई की पकड़ में आ गए। सीबीआई की पूछताछ में महिपाल मदिरना ने भौरी देवी के साथ अपने संबंधों की बात मान ली। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल कर दी और 2 दिसंबर की रात को ही सीबीआई ने महिपाल मदिरना को भी गिरफ्तार कर लिया। महिपाल मदिरना की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की और ये गिरफ्तारी भौरी के किसी अपने की थी। सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भौरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भौरी देवी के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल था और यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। परायों ने तो भौरी को धोखा दिया ही, साथ में उसके अपनों ने भी उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। सीबीआई ने कहा कि जब 1 सितंबर को भौरी सोहन लाल से सीडी का सौदा करने जा रही थी, तब अमरचंद ये जानता था कि भौरी के साथ आगे क्या होने वाला है। अमरचंद ने दिमाग लगाया कि अगर भौरी को कुछ भी होगा तो भौरी को मिलने वाले पैसे उसे मिल जाएंगे। इसीलिए वो भौरी के दुश्मनों से जा मिला और भौरी के मरने के बाद उसे किसी से भी 1 पैसा भी नहीं मिला। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार हो गए। इस मामले में मलखान सिंह के परिवार के कुछ लोग भी शामिल थे। बाद में वो भी पकड़े गए। जल्दी ही भौरी की लाश को ठिकाने लगाने वाला बिश्ना राम का साथी ओम प्रकाश भी पुलिस की हत्थे चढ़ गया। फिर बाद में बिश्ना राम और उसका एक साथी कैलाश भी पकड़ा गया। बिश्ना राम के एक साथी अशोक ने 17 जनवरी 2012 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने सीबीआई के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। बिश्नाराम, कैलाश और ओम प्रकाश जांच अधिकारियों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भौरी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने जांच टीम को वो गड्ढा भी दिखाया जिसमें भौरी को उन्होंने जलाया था और फिर वो नहर भी दिखाई जिसमें लाश के अवशेष फेंके थे। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत नहर की खोजबीन शुरू कर दी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद सीबीआई को नहर से अहम सबूत मिले। नहर से सीबीआई को भौरी देवी के दांत, उसके खोपड़ी के कुछ हिस्से, उसके पांव के बिछुए, कान के झुमके, गले का लॉकेट और वाटरप्रूफ कलाई घड़ी मिली। वो घड़ी उस समय भी चल रही थी। सीबीआई को उसी नहर से एक बोरी, एक बड़ा चाकू, 2 देसी कट्टे और एक बैट भी मिला। उस बैट का इस्तेमाल भौरी की खोपड़ी तोड़ने के लिए किया गया था। भौरी देवी के बेटे से नहर में मिलने वाले झुमके, बिछुए,
घड़ी और अन्य मिले सामानों की भी पहचान कराई गई। बेटे ने सीबीआई को बताया कि वो सारे सामान उसकी मां के हैं। इस तरह से सीबीआई ने बिना किसी दबाव में आए 100 दिनों में ही इस मामले को सुलझा लिया। ये सीबीआई का बेहतरीन काम था। आगे चलकर सीबीआई ने भौरी के बेटे और बेटी की खून के नमूने के साथ भौरी की जली हड्डियों और दांत को अमेरिका में एफबीआई के पास भेज दिया, ताकि डीएनए मिलान करा के ये पता लगाया जा सके कि क्या ये अवशेष भौरी देवी के ही हैं। एफबीआई ने अपनी जांच में यह पक्का भी कर दिया कि नहर में मिली हड्डियां और दांत 36 वर्षीय महिला भौरी देवी के ही हैं। अब इससे यह कंफर्म हो गया कि भौरी देवी मर चुकी है। जबकि एफबीआई जांच से पहले एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया था कि नहर में मिली हड्डियां जानवरों की हैं। अब भौरी देवी से जुड़ी सारी बातें एकदम साफ हो चुकी थी। इन सारे खुलासों, गिरफ्तारियों और सबूतों के मिलने के बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। चार्जशीट में अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदिरना और मलखान सिंह पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं भौरी के पति अमरचंद पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने और अपहरण करने का आरोप लगाया गया। सबसे आखिरी में मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा को सीबीआई ने साल 2017 में पकड़ा। वो 6 साल से फरार चल रही थी। इंदिरा बिश्नोई पर भी भौरी के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अटका पड़ा है। भौरी देवी मामले में कुल 17 आरोपी बनाए गए थे और अब तक इस सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। भौरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिपाल मदिरना का 69 वर्ष की आयु में 17 अक्टूबर 2021 को जोधपुर स्थित उसके आवास पर कैंसर से मृत्यु हो गई। तो यही आज की कहानी थी। अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ जल्द ही हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।